बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार अटकलों का सजा बाजार। उत्तराखंड विधानसभा में दिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान और हाल ही में दिए गए इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देवभूमि से दिल्ली तक राजनीति का बाजार बेहद गर्म हो चला है। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा गर्म है तो इसकी तपिश संगठनात्मक चुनाव में भी साफ दिख सकती है। धामी सरकार की कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के अंदर खाने में संगठन में बदलाव की हलचल भी तेज हो गई है। इसी हफ्ते बेंगलुरु में आरएसएस की होने वाली मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा सबकी नजरें संघ के इस होने वाली बैठक पर भी हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को होने जा रही है। इसमें लिए गए फैसलों का असर संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री जैसे अहम पदों पर भी बदलाव दिख सकता है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ जहां कयासों का बाजार गर्म है तो वहीं संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने की चर्चा भी बड़ी तेज है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के कल दिल्ली दौरे को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बेहद तेज हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट के खाली पड़े 5 मंत्री पदों को जल्द ही भरा जा सकता है, जिसकी हरी झंडी का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हैं। संभवतः जल्द या फिर आज देर शाम तक कोई बड़ी सूचना उत्तराखंड भाजपा राजनीति में आ सकती है। सवाल है कि कई मौजूदा अध्यक्ष रिपीट भी हो सकते हैं। क्या पार्टी में काम व छवि देखकर ही दायित्व दिया जाता है? चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में अब मिनिस्टर के 5 पद खाली हो गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में कुल 12 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं, तो वहीं कुछ मंत्रियों के हटने की खबरें हैं, जिसमें एक प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे ही चुके हैं। वहीं इसके अलावा अन्य कुछ मंत्रियों के हटने की भी संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब तक प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा किसी और मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो वहीं नए मंत्रियों में मुन्ना सिंह चौहान, मदन कौशिक, विनोद कंडारी, आशा नौटियाल और शिव अरोड़ा, सुरेश गढ़िया, प्रेम बत्रा जैसे नेताओं के नाम पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हटने के बाद मैदान के किसी विधायक की भी लॉटरी खुल सकती है। अब इस मामले पर कांग्रेस भी सरकार से खाली पड़े मंत्री पदों को भरने पर दबाव बना रही है, ताकि मुख्यमंत्री के साथ अन्य विभागों के मंत्रियों से भी कामों को लेकर चर्चा की जा सके। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। लोगों को आना चाहिए और मेरा ये मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाएगी। सोमवार का दिन नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता, क्योंकि कंडोलेंस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है या फिर सोमवार को सत्र बुलाया ही नहीं जाता। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि विभागीय मंत्री जल्दी से जल्दी बने और उनको विभाग आवंटित किए जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद खाली हो गए। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
मंत्रियों को बढ़ाया या घटाया जाना ये संस्कार से संबंधित सवाल है, लेकिन जनता ये जरूर चाहती है कि ऐसा मंत्री हो, ऐसा विभाग उसे मिले, ऐसा मंत्री इस राज्य में हो जो प्रेमचंद जैसे असभ्य भाषा का प्रयोग सदन में बैठकर ना करे, और ऐसे में मंत्री नहीं होने चाहिए जो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विरोध भी न कर सकें, बल्कि उसे किसी न किसी तरीके से सराह सकें। ऐसे मंत्रियों का कोई लाभ नहीं इस राज्य को होने वाला नहीं है। ऐसे मंत्रियों की मानसिकता जिसकी अच्छी ना हो उसका कोई लाभ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरा राज्य है, यहाँ विकास की आवश्यकता है, रोजगार का भी यहाँ पर सवाल है। कैबिनेट का विस्तार तो होना है, क्योंकि मंत्रिमंडल की संख्या भी मेरे हिसाब से कम ही है, और धामी जी निश्चित रूप से विस्तार करेंगे, और हो सकता है इसी पर मंथन के लिए आप वो धामी जी दिल्ली गए हैं। तो इसमें वैसे देखा जाए तो धर्मपुर से अपना विनोद चमोली जी हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है, और पुराने हैं, मिलना भी चाहिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान। और एक आपके खजानदास जी हैं, वो भी आ सकते हैं इसमें। रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होना है, क्योंकि हमारे जो मंत्री थे श्री राम दास जी के निधन के बाद स्थान रिक्त हो गया था, और उसके बाद भी कैबिनेट में भी जो सीटें थी वो बची हुई थी जिन पर विस्तार होना था। तो अभी शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अकॉर्डिंग जो है आगे पूरा निर्णय होगा, और जो भी संभावित चेहरे हैं वो लोगों पर मोहर लगेगी। तो कोई भी हो सकते हैं, कुमाऊं से होंगे, गढ़वाल से होंगे, और अपने उत्तराखंड के जो भी हमारे अनुभवी चेहरे हैं उनको जरूर तरजीह मिलेगी, और निश्चित रूप से इसमें जो है एक मजबूत कैबिनेट के रूप में विस्तार होगा जो प्रदेश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए कार्य करेगा। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के गर्म बाजार में सरगर्मी ये भी है कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवा और महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। यानी साफ है कि आने वाली 21, 22 और 23 तारीख पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास होने जा रही है। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा और विधायकों की बढ़ती धड़कनें भी लाजिमी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। आगे चर्चा में कुछ और मेहमान भी हिस्सा बनेंगे हमारे साथ में। सतीश जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है, तस्वीर कुछ साफ करेंगे सर? क्योंकि अब पद खाली हैं और प्रभावित भी हो रहा है काम, तो नहीं लगता कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही होगा, और क्योंकि आपके नेता अब दिल्ली में डेरा भी डाले हुए हैं। अनम्यूट कीजिए सर। मेरा अनम्यूट है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। आवाज आ रही है जी जी। गरिमा जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए जहां तक विकास को बाधित होने वाली बात है, हाँ। ये देखिए कहीं पे भी चरितार्थ नहीं होती। देखिए विकास तो सतत प्रक्रिया है और वो चलते रहती है, और भाजपा का तो एक ही मोटो है, विकास विकास विकास। और हमारे आपने खुद देखा होगा कि इतना जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये निश्चित तौर पे होगा और होना भी चाहिए, और ये समय भी है होने का। और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो दिल्ली में भी हैं, और शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो प्रदेश के मुखिया उनका ये विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए ही इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। और वो ये आपको जल्दी सूचना मिलेगी कि जो प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार है वो होने जा रहा है। और इसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए हमारे जो नेता हैं या जो हमारे मंत्री हैं, देखिए वो विकास को कभी भी बाधित नहीं होने देते हैं। आपने खुद देखा होगा, हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने कल सदन में जो वनाग्नि प्रबंधन को लेकर जो मुद्दा उठाया,
वो देखिए, तो हमारे नेताओं में और हमारे मंत्रियों में, हमारे सांसदों में कभी भी विकास को बाधित करने के लिए नहीं कार्य करा है और न करेंगे। और जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, निश्चित तौर पे हमारे विकास को और पंख लगेंगे और आगे बढ़ेगा हमारा प्रदेश, विकास की नई इबादत लिखेगा। जो ये सब चीजें हैं वो सब आगे लेके हमारा प्रदेश चलने जा रहा है। और जो कैबिनेट विस्तार का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो है ये विशेषाधिकार है, वो इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्दी प्रदेश को नया मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या बीजेपी संगठन में बदलाव की चर्चा जो हो रही है, क्योंकि लगातार हालांकि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर भी हम कह सकते हैं, संगठन में बदलाव भी हो सकता है, क्या लग रहा है कि क्या कार्यशैली से प्रभावित होकर ये कदम उठाए जाएंगे, लोगों के काम को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया जाएगा, और मंत्रिमंडल विस्तार पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों ही चीजों को लेकर क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। मात्र 5 मंत्रियों से या 6 मंत्रियों से आप अपना पूरा कार्यकाल नहीं गिरा सकते। और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विकास तो चलता रहता है, मंत्री रहे या ना रहे, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इन्हें मालूम है कि मंत्री कुछ काम तो करते नहीं है, तो वो रहे या ना रहे, लेकिन चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरा मंत्रिमंडल का पूरा वो भरा रहे, वो लोगों अपने अपने विभाग को संभाले और उसके प्रति जवाबदेह भी हो। तो इसलिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता है। और हमारे जो विपक्ष की ओर से भी यही कहना है कि मंत्रिमंडल को पूरा गठित किया जाए, क्योंकि जब मंत्रियों से हम कोई काम बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो नंबर 1। दूसरा, मुख्यमंत्री की जब रिपोर्ट कार्ड लेना शुरू करते हैं, तो पहले तो होता था कि जब हमारे सरकार के समय में कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते थे मुख्यमंत्री जी को सभी से समय लेने में, मंत्री को बुलाने में। आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में तो गए 15 मिनट में एक कप चाय पी और हाथ झाड़ते हुए घर आ गए, क्योंकि काम धाम तो कुछ करना नहीं है। इन्होंने दंगे भड़काने, आग लगानी है, उस काम में परफेक्ट है। वो तो इनका कोई जो नफरती चिंटू या कोई नफरती सहयोगी संगठन होगा, वो भी यही काम कर देगा। अभी तक जो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो वीआईपी है, वो आज भी वहीं बैठा है। आज भी सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, विधानसभाओं में कोई नौकरी मिल जाए, चपरासी की या कोई और दूसरी नौकरी, तो वो ढूंढ रहे हैं आज भी। तो आज भी तो इनके मंत्रियों के पास तो अभी अपने परिवार का ही काम पूरा नहीं हो पाया, तो इस प्रदेश का काम कहाँ से करेंगे? मैं इनसे एक पैरामीटर पूछता हूँ कि एजुकेशन से लेकर तमाम मंत्रालय हैं, कोई एक मंत्रालय पकड़ ले जिस पर ये चर्चा कर ले और ये कह दे कि हमने ये काम किया है। वास्तव में ये सरकार पूर्ण बहुमत के रथ पर सरकार है, सवार है। उसके बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर किसी तरह से एक मुकुट सिर पर लगाकर बैठे हुए, और सब बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। इन्हें खुद कुछ नहीं करना है। दूसरे दर्जाधारी मंत्री बनाए हुए हैं दुनिया भर के, पता नहीं वो कौन से विभाग के मंत्री हैं, उनको कितना बजट मिला हुआ है, कैबिनेट की रैंक देने का कारण क्या है, आज तक ये समझ में नहीं आया। उनका एक भी प्रस्ताव हमें कहीं सुनने के लिए नहीं मिला। एक भी दर्जाधारी के मंत्री का जो पद आपने दिया हुआ है, कैबिनेट रैंक दिया हुआ है, दर्जाधारी ने एक भी पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिखा कि ये काम करने हैं। गन्ना पेराई सत्र से लेकर आप जो अरविंद पांडे जी के समय में हुआ था कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं सबकी बैलेंस शीट चेक की जाएगी, कितनी सैलरी देते हैं और कितनी फीस लेते हैं, आज तक उसका ही पता नहीं चल पा रहा है। हायर एजुकेशन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम स्कॉलरशिप भी देंगे और सेंटर भी खोलेंगे। मेरी जानकारी में तो कोई सेंटर खुला नहीं है। कोई नया उद्योग स्थापित हुआ हो राज्य में, तमाम एमओयू साइन हुए, करीब 3 लाख करोड़ के हुए हैं, 2 लाख करोड़ के हुए हैं, 200 करोड़ के हुए हैं, 500 करोड़ के हुए हैं, और एक अठन्नी भी अभी तक प्रदेश में नहीं आई। पता नहीं क्या सरकार क्या चला रही है। मंत्रिमंडल गठन करने के लिए दावे किए जाने लगे विधायकों की तरफ से कि मैंने 14 करोड़ भेज दिए हैं, मैंने 50 करोड़ भेज दिए हैं, मैंने 25 करोड़ भेज दिए हैं। मतलब सबके पैसे वहां दिल्ली कार्यालय में जमा हो गए। इससे बढ़िया काम तो इनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। वरना कितना सरल काम था, मुख्यमंत्री जी और सेंट्रल लीडरशिप के लोग दिल्ली में बैठते और आधे घंटे बाद अपना मंत्रिमंडल चयन करते और जारी कर देते। ये जो मंथन चल रहा है ना दिल्ली और देहरादून की भागदौड़, ये केवल इन मंत्रियों की जेब खाली करके ही इनको पद दिया जाएगा। ये निश्चित रूप से तैयारी की जा रही है कि इस भ्रष्टाचारी को लाया जाए। अब हर एक भ्रष्टाचारी इनके हरिद्वार विधानसभा में बैठे हैं, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ। एक भ्रष्टाचारी इनके रुड़की विधानसभा में बैठे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बोली लगा रखी है, 100 करोड़ की, 50 करोड़ की। फिर ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को ढूंढो जिसको कम से कम दीपक रावत जी ना पकड़ ले गई।
हल्के फुल्का भ्रष्टाचार की तलाश हो रही है। तो ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि एक चुनी हुई सरकार और एक उत्तराखंड जैसे बहुत बेहतरीन राज्य के लिए एक रेड बटन नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सरकार ईमानदारी से मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रभारी एक लिस्ट बनाए और उनको जारी कर दे राज्यपाल जी को देकर। क्या आपत्ति है भाई? किसी को मंत्री आप बना रहे हो तो उनको काम भी तो दोगे, तो आखिर दोगे कब? महीनों से अटका पड़ा है, कब फुर्सत मिलेगी इन सबको जाके, कभी देख आएंगे भगवान जाने। तो आज ये 4-5 चीजें इस तरह की मैंने कही है। दरअसल विपक्ष अपनी आलोचना और अपने सवाल लेकर खड़ा है, लेकिन जवाब देने के लिए सरकार मौजूद नहीं है। ठीक है सर, लौटेंगे। दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक रावत जी, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है और स्वतः होता रहेगा, या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत पड़ती ही है? क्योंकि अभी सतीश जी ने कहा विकास प्रभावित नहीं होता। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर कैसे विकास प्रभावित नहीं होता। एक जिम्मेदार व्यक्ति जब नहीं बैठा होगा तो कैसे काम होगा? या तो बैठने के बाद भी काम नहीं होता। गरिमा जी, संसदीय प्रणाली में अगर 70 विधायकों में एक सीमा रखी हुई है मंत्रिमंडल की, तो या तो उनको सतीश जी से पूछ लेना चाहिए था या धामी जी से पूछ लेना चाहिए था। नहीं, आपसे पूछना जरूरी है, मुझे लग रहा है। किसी से पूछे ना पूछे, सतीश जी पूछना जरूरी है। सतीश जी ठीक है सतीश जी बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलिए प्लीज। ठीक है, आप बोलिए दीपक जी बोलिए। क्योंकि इनके हिसाब से तो मंत्रिमंडल में होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ धामी जी होने चाहिए और उनके पसंद के 1-2 जने अगल बगल होने चाहिए, जो कि दिखे ना दिखे तो भी बराबर है। क्योंकि देखिए गरिमा जी, जिस पिछले 3 वर्ष होने को आए हैं, तब ये पूरे नहीं कर पाए मंत्रिमंडल को, तब इन्होंने लटका के रखा। तो वो सही तो कह रहे हैं, जहां 3 साल कट गए, विकास हो रहा है, विकास अपने पथ में चल रहा है, तो 2 साल और कट जाएंगे, विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बेकार में धामी जी दिल्ली के चक्कर लगाने में लगे हुए हैं, बेकार में वो माथा पच्ची करने में लगे हुए हैं। जब 3 साल से उन्होंने नहीं भरे, तब भी सरकार बड़े इत्मीनान से चल रही थी, किसी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं करा। तो अब अगर 2 साल और कट जाएंगे तो जरूरत नहीं है। लेकिन यकायक जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं प्रदेश में। राजनीतिक इस करवट बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अचानक से अब अपने आप को मंत्रिमंडल के रूप में देखने लगे हैं विधायक, क्योंकि 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब वो भी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, विकास अगर होना है, आप चाहे किसी एक मंत्री के पास 10-10, 15-15, 20-20, 30 विभाग दे दीजिए, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि वो 30 विभाग में 30 दिन के अगर महीने का कार्यकाल ले लूं तो वो हर विभाग में एक दिन चला जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही, या तो जनता के बीच जा सकता है या फिर विभाग में बैठ के फाइलों को साइन कर सकता है। फाइलों में क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता। तो क्या है, लेकिन इनके हिसाब से तो यही है, आपको सिर्फ साइन करना है, फाइलों में क्या नहीं है। अब विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, एक चीज में विकास हुआ है, मैं आपको जानकारी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी, गरिमा जी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा नारा देती है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए अच्छा है। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, अभी होली में रुद्रपुर के इनके एक पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, 2 महिलाओं ने होली के दिन अपने ऊपर आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगाया है पार्षद के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के हैं गरिमा जी। और ये होली के दिन की घटना है, वार्ड नंबर 8 रुद्रपुर, शिव कुमार गंगवार। अब तक उनके बारे में न रुद्रपुर के किसी शीर्ष नेतृत्व ने, वहां के भारतीय जनता पार्टी के न संगठन ने, न किसी मंत्री ने, और न ही प्रदेश के किसी मंत्री ने इसमें मुंह खोला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ विकास? पिछले 8 वर्षों से गरिमा जी, महिला उत्पीड़न में ये प्रदेश लगातार निरंतर अपनी विकास की गति बढ़ाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप मुझे बताइए, पिछले 2 साल का आप आंकड़ा उठा दीजिए, महिलाओं के प्रति किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं इस प्रकार के कृत्य में। ये विकास है ना? सही बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मुंह में इनके पान लगा हुआ है, चबाए जा रहे हैं, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। क्या कहें आप बताइए, इस प्रदेश की स्थिति क्या है? 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन अब तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। तो आप बताइए गरिमा जी, किस बात को हम सच बोलें? इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, यूट्यूब जो या तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसमें घोटाला हुआ है, जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे जो दवाइयां जानी चाहिए
वो सिर्फ सचिव के नाम पर चली गई है, मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक आप है। मुझे बताइए किस क्षेत्र में करें। और खेल के मामले में रेखा आर्य के बारे में देखिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन पहली बार जब बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था हमारे इस प्रदेश को कि यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हुए, लेकिन पहले ही दिन जो वहाँ पर मेडल बिकने की जो घटना हुई, जो चर्चा हुई, उससे बहुत शर्मसार हुआ ये हमारा प्रदेश। लेकिन हमने उसको चर्चा में नहीं आने दिया। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी, इनके नेता इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से विकास हो रहा है गरिमा जी। बस आपको और हमें नहीं दिख रहा है, विपक्ष को नहीं दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, बाकी भारतीय जनता पार्टी तो खुद दिख ही रहा है। और इनके गरिमा जी, आप और हमें लगता है कि प्रदेश में पूरे मंत्रिमंडल होना चाहिए, लेकिन जब 3-5 से काम चल रहा हो तो क्या जरूरत है मंत्रिमंडल विस्तार की? ठीक है, बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ जब, हाँ बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास में। लेकिन बड़ी बात ये ना कि जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तो जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बैठे हुए हैं खुद बीजेपी के अंदर, वो भी तो बवाल करेंगे ना। अभी आपसी संगठन के अंदर हम कब नहीं देखने की कलह होती है, तो उसके लिए भी अब मैनेज करना खैर उनका इंटरनल मैटर हो जाएगा, किस तरीके से सब चीजों को हैंडल करते समीकरणों को। हाँ गरिमा जी, अब आपने सही शब्द का इस्तेमाल करा, अब आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल करा, सत्ता का सुख। हाँ, इसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना बहुत जरूरी है। वही चीज है, वो मांग सिर्फ आप नहीं, वो मांग सिर्फ आप थोड़ी करेंगे, वो तो अंदर खाने के लोग भी करेंगे ना, क्योंकि वहां भी तो फायदा है। ऐसे ही थोड़ी नेता दिल्ली में डेरे डाले। ठीक है अरुण जी, ठीक है सतीश, आती हूँ मैं आपके पास ही आती हूँ। सतीश आते हैं, जो बात बोल रहे हैं पॉक्सो का, ये देखिए पॉक्सो का मुकदमा उस पर डाला गया है और हमारे जिलाध्यक्ष ने बोला हुआ है, मंडल अध्यक्ष को उसकी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है यूकेडी पहाड़ी मैदानी की बात करते करते मेरे को लग रहा है ये गलत फहमी में चले गए हैं। इन्होंने विरोध करना ही इन्होंने अपनी प्रवृत्ति बना दी है और यूकेडी को मैं बोलना चाह रहा हूं कि उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 2027 में भी नीलबट्टा सन्नाटा रहना यूकेडी को। ठीक है आप जो ये खाइयां पैदा कर रहे हो ना अपनी अपनी सत्ता की लालसा में, तो जनता आपको मुंह की दिखाने वाली है और ये इसके लिए आप ध्यान रखिए दीपक भाई। और ये ठीक है हो गया सर। सतीश जी आपने जवाब दे दिया। सतीश जी, हाँ ठीक है सर, ये चर्चा इस पर नहीं है। सतीश जी चर्चा इस पर नहीं है, ठीक है चलिए लौटेंगे। सतीश जी प्लीज, अब और मेहमान भी आना, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, और मेहमान भी आना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सतीश जी मैंने आपको दोबारा बोलने का मौका दिया, अरुण जी जुड़े हुए हैं, अभी उनकी प्रतिक्रिया एक बार भी नहीं आई है, प्लीज शांत हो जाइए। आशीष जी मैं आऊंगी आपके पास में, आप उंगली उठा रहे थे, लेकिन प्लीज पहले अरुण जी को सुनेंगे। अरुण जी स्वागत आपका भी। सर विकास अगर स्वतः होता चला जाएगा तो मंत्रिमंडल की क्या जरूरत है, इन पदों की क्या जरूरत है? एक तो विपक्ष की मांग हो गई, दूसरा सवाल ये था अभी मंत्री जी मुख्यमंत्री से लेकर लगातार दिल्ली दौड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हो गया तो एक और पद खाली हो गया, तो इतने सारे पद खाली होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव तो होना ही होना है। लेकिन साथ ही साथ संगठन में बदलाव ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आप लोगों की बत्ती गुल है कि भाई किसका पत्ता कट सकता है और किसको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए गरिमा, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता कल दिल्ली में थे और वो इसलिए नहीं थे, इसलिए तो थे ही कि संगठन और सरकार में बहुत कुछ होना है, लेकिन असली मुद्दा दूसरा था। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का रिसेप्शन था जी, तो अधिकतर लोग तो उसमें गए। अब किसी भी दौड़ को किसी भी चीज से जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ जाती है चीजें। और ये भी लगभग सही है कि इन दिनों बहुत तेजी से कवायद चल रही है नए मंत्रिमंडल विस्तार की। पुराने कुछ लोगों के इस्तीफे हो सकते हैं और कुछ नए लोगों को चांस मिल सकता है मंत्रिमंडल में शामिल होने का, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वहां प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और वो भी लगभग शेड्यूल्ड है। किसी भी दिन वो सूचना आ सकती है आपको कि कोई नया अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आ सकता है। 2-3 नाम बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं। अब उनमें से किसके नाम लॉटरी खुलेगी ये तो अंत में ही पता लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है ये अक्सर चौंकाने में विश्वास रखता है।
और उससे पहले बहुत सारी चीजों की सूचना नहीं पता लगती। क्योंकि हमने देखा है तीरथ सिंह रावत को जिस दिन मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत भी आश्चर्यचकित थे कि उनको भी नहीं पता था कि उनके नाम का ऐलान होना है। इसी तरह धामी जी के मामले में हमने देखा, और ये तमाम चीजें क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी में अप्रत्याशित तौर पे घोषणाएं होती है और हम कुछ भी अंदाज लगाएं, क्योंकि हम मीडिया कर्मी है, हमारा काम खबरें बनाना है, तो हम अपने हिसाब से चीजों को गढ़ लेते हैं। जैसे हर मुख्यमंत्री जब भी चेंज होता है तो आप देखिए कि धन सिंह रावत का नाम बहुत तेजी से चल जाता है। हमारी समझ में नहीं आता कि धन सिंह रावत का नाम क्यों चलता है या कौन चलाता है, लेकिन एक लॉबी है जो चाहती है कि वो धन सिंह रावत भी किसी तरह सुर्खियों में बना रहे। अब वो केंद्रीय नेतृत्व तो उसको कितनी तवज्जो देता नहीं देता वो पिछले दिनों आपको पता लग गया होगा। उसी तरह इसीलिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग दिल्ली हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज केवल मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं होनी है, वो संगठन के स्तर पे होनी है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, मैं हमेशा कहता हूं, इनके निर्णय कभी भी प्रदेश में नहीं होते, इनके निर्णय दिल्ली से होते। और जबकि प्रदेश की जनता वोट देती है, वोट प्रदेश की जनता देती है, लेकिन निर्णय दिल्ली से होते हैं। अब एक परंपरा बन गई, उसमें क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो दिल्ली में बैठा है, राष्ट्रीय राजधानी में बैठा है, तो वहीं से फैसले करता है। तो ये एक परंपरा सी है। हालांकि इस बात में दीपक भाई मेरे से सहमत होंगे कि अगर प्रदेश के बारे में फैसला लिया जाना है तो प्रदेश के अंदर लिया जाना चाहिए, तो दिल्ली से क्यों लिया जाता है? तो लेकिन अब वो परंपरा है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो वो वहीं बैठते हैं दिल्ली, वहीं से फैसले करते हैं। और देखिए, एक हमेशा परंपरा सी है। हमने तो तिवारी जी के जमाने में भी देखा, तिवारी जी देहरादून से कह के निकल जाते थे दिल्ली कि अब बहुत हो गया, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पता लगा कांग्रेस के सारे विधायक दिल्ली आ जाते थे और तिवारी जी 3-4 दिन दिल्ली में आराम करके फिर वापस पहुंच जाते थे, तो उनको भी वापस आना पड़ता था। ऐसे ही होता है, जब भी नेतृत्व परिवर्तन का सवाल होता है तो अधिकांश जो विधायक है जिस भी पार्टी के होंगे, चाहे वो कांग्रेस का जमाना रहा हो तो कांग्रेस के, अब भारतीय जनता पार्टी का जमाना है तो भारतीय जनता पार्टी के, सब अपने अपने आकाओं की गणेश प्रतिमा में लग जाते। अब वो लगे हुए हैं आजकल, क्योंकि तो मैं खुद अभी दिल्ली में हूँ और उत्तराखंड निवास में हूँ। मेरे को कल कई मंत्री मिले, कई विधायक मिले, कुछ चले गए अपनी सेटिंग करके, कुछ आ रहे हैं, तो वो चीजें चलती रहती है। तो ये देखिए, ये होना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो 30 तारीख के आसपास होगा, क्योंकि 30 से नवरात्रि शुरू है और भारतीय जनता पार्टी चीजों के लिए टाइम, मुहूर्त, ये वो बहुत विचार करके आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि 30 मार्च के आसपास हमको, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की सूचना तो मिल जाएगी, लेकिन 30 मार्च के आसपास हमें नए मंत्रिमंडल की सूचना मिल सकती है। जी गरिमा। ठीक है, सतीश चंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सतीश जी, आपसे जानेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है उस पर कब अंतिम मोहर लगेगी। लौटेंगे, चर्चा विस्तार से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सतीश चंद्र जी के साथ में शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवप्रसाद सेमवाल जी अभी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका भी सर। पहले शिवप्रसाद जी की बात सुनते, फिर आएंगे सतीश जी आपके पास ही। शिवप्रसाद जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं और दूसरी ओर अभी हाल ही में बैठक जो हो रही है बेंगलुरु में आरएसएस की, उसके बाद बताया जा रहा है कि संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि क्या कार्यशैली से नाराजगी है, इसी के चलते संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं और मंत्रिमंडल में भी इस बार क्या वर्क रिपोर्ट के आधार पर ही जगह मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि अब तक का जो इतिहास रहा है सरकारों का, कि जब किसी की छवि
थोड़ा सा खराब होने लगती है, डिस्प्यूटेड होने लगती है, तो हटा करके नेतृत्व परिवर्तन करके अक्सर जो है ये मतलब चीजों को बदलने की, आईवाश करने की कोशिश की जाती है। और जहां तक दायित्व दिए जाने की बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अक्सर कहते हैं, नेता लोग भी कहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं आज तक, कोई भी रहे हो, चाहे हरीश रावत जी रहे हो या कोई भी रहे, तो उनका यही वो रहता है कि सारी पावर्स उनके पास ही हमेशा सेंट्रलाइज रहे। इस बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने जरूर मतलब एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था अपने आप में, जिसमें उन्होंने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा और सारी पावर्स जो है डेलीगेट्स कर दी थी। लेकिन आप उसके उलट आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब इवन ऑफ कि मैं एक मुख्यमंत्री जी हुए हैं और जब एक मिनिस्टर की डेथ हो गई तो पहले तो जब तक बिल्कुल डेथ बेड पे बिल्कुल डिक्लेयर ही नहीं हो गए, बिल्कुल कई महीने तक बीमार रहे, लेकिन तब तक भी उन्हीं के पास वो डिपार्टमेंट्स रहे कि ताकि उनके डिपार्टमेंट्स के दुरुपयोग किया जा सके। और बाद में भी जब हमने पूछा कि भाई आपने जब इनकी डेथ हो गई तो डिपार्टमेंट्स हटा के ऐसे मिनिस्टर को क्यों दे दिए जिनके पास ओवरलोडेड मंत्रालय है पहले ही, तो बोले वैसा अब लंका में जो है सभी 52 गज के हैं और अगर किसी और को दे दूंगा तो मेरे कहने सुनने में नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भी 1/4 मंत्रिमंडल के पद खाली रहे और इस बार भी हालत यही है। तो ये अपने आप में यही है कि जो भी मुखिया हैं सरकार के, उनको चाहिए कि पावर्स को डेलीगेट्स करें, और जब पावर्स डेलीगेट होती तो सरकारें भी अच्छी होंगी। मुझे लगता है कि अगर पिछली बार भी पावर डेलीगेट की जाती तो सरकार की छवि अच्छी होती और बीच सत्र में जो है बीच सरकार के कार्यकाल में नेतृत्व परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। और इस बार भी जो आप देख रहे हैं कि इस बार भी अगर 12 के बजट, पहले तो जम्बो मंत्रिमंडल का जमाना था, फिर ये संशोधन हुआ कानून में, फिर ये हुआ कि साहब इतने मंत्री बनेंगे केवल संख्या के हिसाब से। अब जब 12 मंत्री के पद हैं यहाँ पर तो 12 के 12 भरे जाने चाहिए भाई। जब जनप्रतिनिधि चुने किस लिए जाते हैं? इसीलिए चुने जाते हैं कि उनको मंत्रालय दिए जाएं और वो सरकारों से, वो ब्यूरोक्रेसी से काम लें। अब जो जितने पद हैं अगर आप उतने भी मंत्री नहीं बनाओगे तो ये अपने आप में जो है दुर्भाग्यपूर्ण, और इसी से फाइनली इसी से इमेज खराब होती है जनता के बीच में, और इसी से फिर ये होता है कि आला कमान को फिर सोचना पड़ता है कि साहब बीच में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए या मंत्रालय में कुछ लोगों को हटा दिया जाए। कुछ लोग जो हैवीवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मलाईदार पद आ गए तो मनमानी करने लगते हैं, अहंकार आने लगता है। जिसके पास फाइनेंस होता है तो आप समझ लीजिए फाइनेंस का तो सारे डिपार्टमेंट्स पे सिक्का चलता है, एक तरीके से सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर में ही कहलाए जा सकते हैं। तो अहंकार होता है, उससे फिर जनता के काम प्रभावित होते हैं और फिर ये इस तरीके के बीच कार्यकाल में जो है इस तरीके की मतलब ये लगा लीजिए कि अनुचित कह सकते हैं इसको या अशोभनीय चीजों को देखने को मिल जाती हैं। और अभी भी अगर मुझे लगता है कि जो भी मंत्रिमंडल में जो भी परिवर्तन होने जा रहा है, अगर सारे के सारे मंत्रिमंडल के पद भर दिए जाए और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी पावर्स डेलीगेट कर दे तो मुझे लगता है कि ये सरकार भी कोई ज्यादा खराब नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप पावर सेंट्रलाइज करके रखोगे और फिर आपसे फिर काम भी नहीं होंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में यही हुआ कि इतने मंत्रालय थे मुख्यमंत्री जी के पास, 57 मंत्रालय थे और उनको खुद पता नहीं था कि वो किस समिति के अध्यक्ष है, किस समिति के में जाने से उनका प्रोटोकॉल। कई सारी समितियां और कमिटीज तो ऐसी थी कि जिनकी बैठक ही नहीं हो पाई क्योंकि उनके अध्यक्ष सीएम साहब थे और वो सीएम साहब कभी जा नहीं पाए और वो हट गए बीच में। तो इसलिए हमारा मतलब यही सुझाव है कि जो भी इस समय सफल हों, सारे के सारे मंत्री पद भरे जाएं। आयोग के संवैधानिक पद हैं वो उसके बाद सेकंड चरण में सबके सब भरे जाएं कि ताकि सरकार के पास सीधे डायरेक्ट किसी को जाने की जरूरत न पड़े। अल्पसंख्यक वाला अल्पसंख्यक के काम करा दे, अनुसूचित जाति वाले के पास चले जाएं, कोई भी ग्रीवांसेज हो। जितने भी महिला आयोग के सारे पद प्रॉपर भरे रहे हैं। अभी देख लो 2 महीने 1-1.5 महीना हो गया सूचना आयोग के पद ही खाली हैं। वहां पे सूचना आयोग में कोई बैठ ही नहीं रहा, वहां कोई कामकाज नहीं हो रहा है। ऐसी लोकायुक्त देख लो कितने सालों से बिल्कुल खाली है। तो अगर ये संस्थाएं जो छोटी छोटी हैं अगर ये भरी रहेंगी, मंत्री पद भरे रहेंगे तो मुख्यमंत्री पर भी कम प्रेशर रहेगा और जनता भी एंगेज रहेगी, उनको भी लगेगा कि उनके काम कहीं ना कहीं हो रहे हैं। और अगर ये सब चीजें करने में मतलब राज्य का नेतृत्व फेल रहा तो फिर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि बीच सत्र में जो है राज्य का नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है या बड़े स्तर पे मंत्रालयों में फेरबदल भी हो सकते हैं। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सतीश चंद्र जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार बने। सतीश जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए गरिमा जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व इस पे विचार विमर्श करेगा और मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वो जल्दी ही आपके माध्यम से ही जनता के सामने भी आएगा और हमें भी आपके माध्यम से ही पता चलेगा।
और रही बात जहां तक भ्रष्टाचार की, जो कांग्रेस के मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार के बारे में आप हमें क्या बताएंगे। 50 बार जिनके नेतृत्व में चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, राहुल गांधी, 2 बार उत्तराखंड में सरकार जिनकी चले गई, 2 बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार नहीं बना पाए, सरकार में नहीं है, तो मतलब इनको तो जनता ने क्या, इनको तो इनके गठबंधन के साथियों ने नकार दिया है। तो इनकी तो हालत यह है कि इनके गठबंधन के जो साथी है वही इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव तो प्रक्रिया है, भ्रष्टाचार में लोकतंत्र, इसमें हार जीत तो लगी रहती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गरिमा जी, हार जीत आप खुद देखिए ना, जो इनका इंडी गठबंधन है वो कांग्रेस में राहुल गांधी को, कांग्रेस के जो राहुल सर गांधी, उनको इसने तो आपकी इतना बड़ी करने में मुश्किलें खड़ी कर दी थी। बोल रहे हैं कि हमें ये नेता चाहिए ही नहीं। इनके जो हरीश रावत है, अपने आए दिन फेसबुक में अपने भ्रष्टाचार जो उन्होंने करा था, टॉप ऑफ में अपनी आंखें मूंद लूंगा, उसको लेकर सफाई देने में लगे हुए हैं। अब आप बताइए भ्रष्टाचार किस लेवल का था कांग्रेस का? इनके मुख्यमंत्री संलिप्त थे। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए उनसे ही, जवाब लेते हैं। आशीष जी जवाब नहीं देंगे, वो घुमाएंगे बातें। अभी जवाब देख लीजिए सुनिए उनका। तो सर, उनको बोलने तो दीजिए। हाँ आशीष जी प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को जब चैनल पर भेजा जाता है तो केवल वो टाइम खराब करने के लिए जो इनके लिए आप आवंटित करती है, केवल उस जैसे आपने देश का टाइम खराब करा और प्रदेश का टाइम खराब करा। ठीक है सतीश जी, ठीक है, अब हो गया। और आशीष जी आप भी मुद्दे पर आइए प्लीज। ज्यादा मत बोलिए। आशीष जी हाँ मुद्दे पर आइए। ठीक है सतीश जी, हो गया। सतीश जी ऐसे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, प्लीज हो गया। बोलेंगे जब मैं बोलूंगा तब रोएंगे बैठ के। हाँ प्लीज अब लेकिन आशीष जी आप भी वही कर रहे हैं, समय बेकार कर रहे हैं। आशीष जी मुद्दे पर आइए प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं करिए प्लीज। यही आचरण आपकी सरकार में, आपसे पूछते कुछ है बोलते कुछ और है। जब आपने सवाल पूछा है तो हिम्मत तो ले लो सुनने की, या मुंह। आशीष जी आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? आशीष जी हो गया सर, यहाँ पर इस तरीके की बातें करने के लिए नहीं बैठे। प्लीज मुद्दे पर आइए, सीधी बात करिए, वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। बोलिए। यही है कि इन्हीं के कार्यालय में घुसेगा जाके। जिन 9 लोगों ने कांग्रेस में पैसे लेकर पार्टी छोड़ने का काम किया, वो आज इनकी पार्टी में, उनको टिकट इन्होंने दिया है। तो बताइए ना भ्रष्टाचारी कौन हुआ? जिसने पैसे देकर खरीदा है या जो पैसे से बिक गया, कौन भ्रष्टाचारी है? आज वो दोनों लोग, बिकने वाला भी और खरीदने वाला भी। आज अरे महाराज, हरक सिंह रावत को क्यों ले लिया वापस? क्यों ले लिया हरक सिंह रावत जी को वापस? तो आपने क्यों सतीश जी प्लीज देखिए, आप जो भी मेहमान बोल रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आपके टाइम पर कोई बोलेगा तो आप शिकायत करेंगे। इसलिए प्लीज आप चुपचाप बैठिए, जब मैं आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलिएगा। ऐसे सबके बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर पूरा समय बेकार जाएगा। समझिए बात को। आप बोलिए आशीष जी। इन्होंने जो पन्ना प्रमुख से लेकर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं, उन सबका गला घोटकर इन्होंने अनुकृति गोसाई को क्यों अपनी पार्टी में लिया? क्या आफत आ गई थी इनके ऊपर? 47 सीटों का पूर्ण बहुमत लेने के बावजूद भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कभी शिवराज चौहान के यहाँ हाथी की खिचड़ी खाने चले जाते हैं, कभी कहीं और बटर गश्ती करते हैं। अभी हमारे पत्रकार महोदय ने जो पोल खोल दी कि आप तो शिवराज सिंह चौहान के रिसेप्शन में गए हैं, यानी प्रदेश से भी झूठ बोलकर गए कि हम मंत्रिमंडल विस्तार पर विचार करेंगे। कोई विचार नहीं हो रहा। वहां चाट पकौड़ी खाकर वापस आ जाएंगे और 15 दिन का टाइम फिर काट देंगे। आपको इस सरकार से और इस भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। और माफ करिएगा, आपकी शक्लों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शक्लों में लोग बलात्कारियों को देखते हैं। कहीं अंकिता भंडारी का वीआईपी दिखाई देता है, कहीं रोज महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले दुराचारी दिखाई देते हैं। आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचारियों से लिप्त है। कभी घर जाकर अपने घर की महिलाओं से पूछिए कि हमारी शक्ल देखकर आपको कैसा महसूस होता है। डरते हैं उत्तराखंड की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगल बगल में जाते हुए भी। और आप भ्रष्टाचार में नंबर 1, जंगल की लकड़ियां बेचकर खा गए, उद्यान विभाग का घोटाला करके आप बैठे हो, और तो और कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला करके बैठे हो। ऐसी कौन सी चीज उत्तराखंड की आपने छोड़ी है? और यहाँ पर आकर बड़े बड़े कि आप कांग्रेस हार गई है, कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस इस देश की राजनीति की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के सामने कांग्रेस का मात्र छोटा सा विपक्ष भी आपकी छाती पर पैर रखकर सवाल पूछता है जो जनता के हित में है। कभी जनता के हित की बात तो करके देखिए, कभी अपने पन्ना प्रमुख से तो बात करिए ना, भाजपा के पदाधिकारियों से बात ना। जूत पत्रम हो जाए तो भाजपा कार्यालय बताना क्या बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, शर्म भी नहीं आती। अंकिता भंडारी का लोकतंत्र देखिए आशीष जी, संगठन में अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं आपके नेता। आपकी प्रवक्ता देख लीजिए कि लाइन में होना हुआ आपका नाम, आप प्रवक्ता की लिस्ट में शामिल भी है नहीं है, नहीं तो लिस्ट जारी कर देंगे आपकी मुख्य प्रवक्ता। ठीक है सर, ठीक है प्लीज। राम का नाम लेकर। ठीक है सतीश जी, आप बात नहीं मानते सर कि क्या तरीका है सतीश जी? आप लोग आपस में ही डिबेट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस डिबेट के बाहर करिएगा ना। क्या मतलब है?
प्रवक्ता हैं कि नहीं है, ये किस तरह की आप लोग बातचीत करने लग जाते हैं सर? मुझे लगता है आप लोग अपना स्तर कम से कम मत भूलिए। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास। आशीष जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, आपकी बात आ गई। अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, वो भी आपके पार्टी मतलब ठीक है, आशीष जी हो गया, आशीष जी हो गया। अरुण जी, मंत्रिमंडल विस्तार एक चर्चा है, मुझे लगता है बड़ी कॉमन सी बातचीत है, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के जैसा मामला भी नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस वो करने से बाज नहीं आए। कहते हैं ड्यूटी है प्रवक्ताओं की, ऐसा लगता है ये भी ड्यूटी लगा दी जाती है। देखिए गरिमा जी, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। सर आप भी वही कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना, आप भी वही कर रहे थे कंटिन्यू। मैं आपको शांत करा रही थी, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हो गया सर, आप प्लीज चर्चा को आगे बढ़ाइए। बाकी लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, ये समझा कीजिए आप लोग। मैं आपको बुलाऊं और आपको बोलने का मौका न दूं, कैसे महसूस करेंगे आप? तो वो चीज समझिए ना कि बाकी मेहमान भी आए तो चर्चा करने आए हैं, अपनी बात रखने। अरुण जी आप बोलिए सर। गरिमा देखिए, ये पिछले लंबे समय से ड्यू था, लेकिन वो मौका नहीं आ रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का। कभी कोई बाई इलेक्शन होता था, उसके बाद नगर निकायों के चुनाव आ गए, और अल्टीमेट इन सब चीजों से निपट कर, क्योंकि अब राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं, और ग्राम पंचायतों के चुनाव मुझे लगता है कि या तो अप्रैल लास्ट तक अगर करा लेंगे, उसके बाद ये चुनाव भी टल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद एक तो यात्रा शुरू हो जाएगी, और यात्रा के साथ साथ अगर आप देखें तो एग्जाम भी चल रहे हैं। अरुण जी मेरा एक सवाल है, बीच में जोड़ते जाइए, मतलब इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें तो बहुत सारे बड़े इवेंट सत्ता पक्ष के लिए रहे हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या बाकी की चीजें हम देखते आए हैं, लगातार चुनावी प्रक्रिया में ही कहीं ना कहीं व्यस्तता रही। लेकिन अभी वर्तमान में फिलहाल चारधाम की यात्रा से पहले कोई ऐसी इवेंट हम कह लें नजर नहीं आती बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हर एक चीज को इवेंट के तौर पर देखती है। तो क्या अब मंत्रिमंडल, सबसे पहले तो इस पर जवाब दीजिए, क्या अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? क्योंकि अभी सतीश जी ने पहले ये कहा था कि विकास तो चल रहा है, बाकी के प्रवक्ताओं की भी मैं बात करूं, बीजेपी यही कहती है कि विकास तो चल रहा है, प्रभावित उससे क्या होना है। तो क्या वाकई करेंगे भी या सिर्फ चर्चाएं हैं? नहीं, अब तो लगभग तय है, और मैंने आपको दिन भी बता दिया कि 30 मार्च के आसपास, क्योंकि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू है, और भारतीय जनता पार्टी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दिन देख के, वार देख के, समय देख के चलती है, तो इसलिए 30 मार्च के आसपास होगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। और ये कवायद लगभग पूरी हो गई है, लिस्ट तैयार है, किनको छांटना है, किनको काटना है, किनको शामिल करना है, ये सब कुछ लगभग तय है। केवल एक हरी झंडी का इंतजार है, और मुझे लगता है कि वो हरी झंडी भी मिल गई है। केवल इसी पर चर्चा हो रही है कि कितने पहाड़ी, कितने मैदानी, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण, कितने वैश्य या कोई सिख समुदाय का, इनमें से किस किस को शामिल करना है, क्योंकि तमाम चीजें हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनसे कोई मंत्री नहीं है, और कई जिले ऐसे हैं जिनसे 2-2 मंत्री हैं या रहे हैं, तो वो तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रेमचंद अग्रवाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा, ये भी बड़ा मौजूद सवाल है, और इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना होगा, और वो मुझे ढूंढ रही है लगता है। और उसके लिए सबसे मुफीद वो मुझे लगता है मुन्ना सिंह चौहान ही है, जिन्हें संसदीय कार्यों का पर्याप्त ज्ञान है, नियमों का, नियमावली का सबका ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं वो उनके नाम लॉटरी खुल सकती है। जी गरिमा। ठीक है सर, दीपक रावत जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। दीपक जी, अभी मुझे लगता है थोड़े कड़वे शब्द सतीश जी ने जरूर यूकेडी के लिए बोली है। यूकेडी सत्ता में नहीं आई, लेकिन साथ की जरूरत दोनों को पड़ी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बावजूद इसके आज ये बातें सतीश जी आपको कह रहे थे। गरिमा जी वही कहा ना, याद है मैंने आपके चैनल में बोला है, सांप नाथ और नागनाथ, ये आप ही के चैनल में बोलता हूँ। इनके साथ रह के ही हमें समझ में आया कि इस प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सांपनाथ और नागनाथ है। तो ये तो मैं बहुत पहले आपके चैनल में बोल चुका हूँ, उसी बात को ये साबित कर रहे हैं। अब चलिए मैं उनके आरोप लगाता हूँ। उन्होंने कहा कि यूकेडी मैदानी और पहाड़ी बात कर रही है, जब प्रेमचंद अग्रवाल जी के प्रकरण में। अभी अरुण जी ने क्या बोला कि कितने पहाड़ी बनने हैं और कितने मैदानी बनने हैं। आप जब आज चर्चा कर रहे थे उसमें ये बात आई कि भाई मैदानी जिले का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप बताइए इस प्रदेश में मैदानी और पहाड़ बात कौन कर रहा है?
क्या यूकेडी सत्ता में है? क्या यहाँ पर विधायकों को पहाड़ी, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत देख के बनाया जा रहा है, जो अरुण जी कह रहे हैं? यदि यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, यदि सत्ता में रहते हैं और यही इनका मापदंड है, अग्रवाल गुप्ता के यहाँ से सामान नहीं लेना। एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने थे सतीश भाई, बोलिए। मुझे बोलिए। तो ये पैमाना है, मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, जो अरुण जी कह रहे हैं। मैदानी कौन कितने होने चाहिए, पहाड़ी कितने होने चाहिए, राजपूत कितने होने चाहिए, ब्राह्मण कितने होने चाहिए, तो कौन कर रहा है? समाज को वर्गीकरण कौन कर रहा है? और आरोप लगा रहे हैं यूकेडी पे, जो सत्ता में नहीं है। मतलब आप जब सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप इस तरीके से मंत्रिमंडल चिन्हित कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं यूकेडी के ऊपर। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, बड़ी दो चीजें गरीब जी ध्यान से सुनिएगा। पहला, पूरे भारतवर्ष में पहला उत्तराखंड इस बात के लिए एक तरीके से नजीर बन गया है कि संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर असंसदीय भाषा का उपयोग करने के लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब आज तक का, जब तक 1947 से और 1950 से, जब से शायद ही कोई ऐसा मंत्री, संसदीय मंत्री रहा हो जिसने अपना इस्तीफा इसलिए दिया हो कि उसकी जिम्मेदारी ये थी कि संसद के अंदर, सदन के अंदर कोई असंसदीय कार्य ना हो, लेकिन स्वयं उसके द्वारा किया गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। ये पहली बार हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें नाम गया। अब एक और चीज गरिमा जी मैं ध्यान देना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पिछले 3 साल से जो सत्ता का संतुलन बनाए हुए थे धामी जी, आंतरिक राजनीति का, आप देखिएगा कि आने वाले 2 साल में सत्ता का संतुलन टोटली बिगड़ने वाला है और आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा। क्योंकि ये जो इसी सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाह रही थी, या स्वयं धामी जी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, राज्य की राजनीति बदल रही है। अब जैसे ही ये विस्तार होगा, जो कुछ और नेता जो हैं प्रदेश के वो और ताकतवर होंगे या वो जनता के चेहरे बनेंगे। आप देखते रहिएगा, निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और उसका सूचक जो है वो आपको इस विस्तार में जरूर दिखेगा। आप इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, सेमवाल साहब का रुख कर लेते हैं। सेमवाल साहब, ये जो बैठक हो रही है आरएसएस की, क्या इसमें भी कुछ चर्चा उत्तराखंड की हो सकती है? क्योंकि इसके बाद बताया जा रहा है कि संगठन में बीजेपी के बड़े बदलाव हो सकते हैं। अमूमन हम देखें तो फिलहाल जो संगठन रहा है पिछले कुछ समय तक बीजेपी का, उसके कार्यकाल के दौरान बीजेपी को फायदा ही हुआ है। प्रदेश में चुनावों में लगातार जीत मिलती रही, चाहे निकाय हो, लोकसभा हो, मतलब हमने देखा है कि हर एक जगह पर ठीक परफॉर्मेंस रही है। तो इस बार क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, अभी तक आप देख सकते हैं कि संगठन में जो भी बड़ा पद दिया जाता है तो वो उसके लिए बीजेपी ये देखती है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उनसे उनकी ट्यूनिंग कैसे रहेगी, वो मुख्यमंत्री के यस बॉस है कि नहीं। और अगर आप उठा के देखो पूरा मतलब अब तक का इतिहास, बच्ची सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, आपके महेंद्र सिंह भट्ट जी, तीरथ सिंह रावत जी, ये गुड फॉर नथिंग है। इनसे आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि ये हाथ उठाएंगे और पूरी सेना चल पड़ेगी जिधर ये चल पड़ेंगे। क्यों बनाया गया? ये गोबर गणेश जैसी रहे हैं अध्यक्ष अभी तक, वो इसीलिए बनाया गया है कि उन्होंने कहा जो भी मुख्यमंत्री रही है भैया चुपचाप रहना है, काम करने देना है जैसा चल रहा है। और जो सीएम साहब कहें उसको दूसरे दिन, उसी दिन जो है उसको फेवर करते हुए बयान अखबार में देना है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा किया। और फिर सीएम साहब का भी एक बयान आ गया, फिर अध्यक्ष जी ने उसको बैठ कर दिया, उन्होंने कहा जी बहुत सही हो गया। फिर नीचे एक माहौल हो गया, अखबारों में 2-3 सुर्खियां बन गई, फिर जो हो रहा है बढ़िया हो। बस इसलिए इसी काम के हैं यहाँ पे अध्यक्ष जी लोग। वरना अभी तक का आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब आप जो कह रहे हो कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, ये अध्यक्ष जी के कारण नहीं रहा, ये तो मोदी जी के कारण है। जिस तरीके से बीजेपी की एक पॉलिसी है कि पूरे देश में चुनाव को इस तरीके से पोलराइज कर दिया जाए कि छोटे छोटे टुकड़ों में किसी को तुष्टिकरण करने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने कहा जो पूरे विश्व में यही हो रहा है, अल्पसंख्यकों को डर दिखाओ, बहुसंख्यकों पे राज करो। देश, विश्व के किसी भी देश में उठा के देख लीजिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है पॉलिटिक्स करने का। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है, वही पूरे देश में भी हो रहा है। तो इसमें कोई अध्यक्ष बदल जाएंगे या कोई ऐसा अध्यक्ष आना चाहिए कि जो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, इससे कोई ज्यादा बड़ी उम्मीद हमें लगती नहीं है। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से दो चेहरों पे बातचीत चल रही है, रमेश पोखरियाल निशंक जी और ज्योति प्रसाद गैरोला जी पे, तो ज्योति प्रसाद गैरोला जी अपेक्षाकृत जो है पर्दे के पीछे रह करके संगठन संभालने वाले लोग हैं, वो हैं। तो
निशंक जी को सभी जानते हैं, चाहे उनको मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देखा हो, खैर ये चाहे सब तो सीएम के कयास रूप में है, अब उनका अंतिम कार्यकाल फैसला देखा क्या हो, होता है वो देखना ब्रीफ बहुत अहम होगा। कार्यकाल में- चलिए ठीक है सेमवाल जी, साहब, ब्रीफ लौटेंगे सेमवाल साहब, अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, वर्तमान में प्रेमचंद अग्रवाल के दिए बयान से बड़ा नुकसान बीजेपी को हम कह सकते हैं उठाना पड़ा, और शायद यही वजह है कि देखिए उनका इस्तीफा यूं ही नहीं हो गया। कारण आप भी जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या होता है, किस तरीके से इस्तीफे होते हैं। क्या लग रहा है कि क्या उन चीज़ों को संभालने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए जो बदलाव होंगे उनमें उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा? क्या पहाड़ी चेहरों को ज़्यादा मौके मिल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ियों को लेकर जो बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया था वो बैकफुट पर बीजेपी को आना पड़ा, यही वजह है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया गया। वरना प्रेमचंद अग्रवाल का कोई पहला ये केस नहीं था, इसके पहले भी बहुत सारे मामले हम सब ने चर्चा की है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बिगड़े थे। तो क्या उनका असर उनको ओवरकम करने के लिए किया जाएगा, इस पे कुछ असर देखने को मिलेगा विस्तार में? निश्चित तौर पर देखिए गरिमा, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने पूरे प्रदेश में पहाड़ी समाज जो था, चाहे वो गढ़वाल का हो या कुमाऊं का हो, इसके अंदर एक आक्रोश तो देखने को मिला। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी तुम्हारे साथ डिबेट में यही बोला था कि इतना विरोध उत्तराखंड में आज तक किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का नहीं हुआ जितना प्रेमचंद अग्रवाल का हुआ, और जितने पुतले उनके फूके। हाँ। और देखिए, और ये दिल्ली के गलियारों में ये बड़ा आश्चर्यजनक माना जा रहा है कि आखिर उनका इस्तीफा लेने में इतनी देर क्यों लगाई। और अगर इस्तीफा लेना ही था भाई, तो उसके लिए वो पूरी वीडियोग्राफी और वो पूरी स्क्रिप्ट जैसी लिखी, और उसके बाद इस्तीफा हो गया। पहले प्रेमचंद अग्रवाल रोए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पास जाके वो लिफाफा देते हैं, मुख्यमंत्री उसे खोल के देखते हैं। तो वो पूरी वीडियोग्राफी, उस पर आश्चर्य जताया जा रहा है दिल्ली के खासकर मीडिया गलियारों में और पॉलिटिकल गलियारों में कि ये ड्रामा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसीलिए हुआ जो आप कह रही हैं कि वो जो आक्रोश था उसको थामने के लिए, उस पर रोकथाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें की गई पॉलिटिकल रूप से। और निश्चित तौर पर देखिए, आप उत्तराखंड को अगर मैदान और पहाड़ 2 भागों में बांटे तो मैदान के 4 जिले और पहाड़ के 9 जिले। 4 जिलों में अगर आप देखें, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल भी लगभग आधा मैदानी जिला है। ठीक है। तो इन 4 जिलों में मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, और इन्हीं में वो विधायक हैं जिनमें से मंत्री बनेंगे। ये संतुलन बैठाया जाएगा कि पहाड़ के कितने विधायक होंगे, मैदान के कितने विधायक होंगे, और वो जातियों का हिसाब भी देखा जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। और निश्चित तौर पर क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना भविष्य का राजनीतिक फायदा देखती है, इससे भारतीय जनता पार्टी भी उससे कम से कम पीछे नहीं है। जी गरिमा। ठीक है सर, देखिए उम्मीद है कि जल्द ही जो विस्तार होगा उसमें जो अहम लोग हैं, जो लगातार जिनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, उन लोगों को ज़रूर जगह दी जाएगी। खैर बाकी ये इंटरनल उनका एक फैसला होगा, किसी जगह मिलती है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में ये और ज़्यादा तेज हो गई है। उम्मीद है कि सभी समीकरणों को तो एक तरफ साधेगी बीजेपी अपने फायदे के लिए, लेकिन दूसरी ओर जो काम करने वाले मंत्री हैं उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह जरूर दी जाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।